गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे डिमांड किया कि सर है ना बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बताइए, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा बताइए कि एक्चुअली में हमें ये करियर के तौर पे चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। यदि मेरे पास ऑप्शन हो कि मेरे पास बीएचएमएस का ऑप्शन है, वीवाईएनएस का ऑप्शन है, बीयूएमएस का ऑप्शन है और मेरे पास बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन है एक अच्छे कॉलेज से, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। और आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, करियर ओरिएंटेड क्वेश्चन है और उनको उनके आंसर करने के लिए मुझे एक प्रॉपर रिसर्च करना होता है। और उस रिसर्च के बाद पता है आपको, उस रिसर्च के बाद मुझे है ना बहुत सारा नॉलेज मुझे भी मिलता है। दरअसल इतने सालों में अब तक कभी मैंने इन चीज़ों पर बहुत रिसर्च नहीं किया था, लेकिन अब जब रिसर्च किया तो मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, बहुत सारी जानकारी मुझे मिल गई है। यदि मैं आपसे कहूं कि इस समय सबसे सिक्योर करियर इनफैक्ट, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि प्राइवेट कॉलेज से जो एमबीबीएस कर रहे हैं, कई लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगेंगी और मैं बातें बिल्कुल डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। देखो, एक होता है इमोशनल बात कहना, सुनकर बात कहना, मार्केट परसेप्शन पे बात कहना, और एक होता है डेटा ड्रिवन फैक्ट। डेटा ड्रिवन फैक्ट की बात करूं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले बच्चों की तुलना में जो गवर्नमेंट टॉप के इंस्टीट्यूशन से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, देयर करियर इज मच मोर सिक्योर। उनका करियर मच मोर सिक्योर है, उनकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। मैं गवर्नमेंट एमबीबीएस को गवर्नमेंट नर्सिंग से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं टॉप के 10 नर्सिंग कॉलेज के बच्चों को मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस से कंपेयर कर रहा हूं और डेटा बड़ा खतरनाक सामने आता है। खैर, छोड़ते हैं, कंपैरिजन पर बातें नहीं करते क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। अभी हम अपनी एक डिग्री पर हम फोकस करते हैं। जैसे कि यदि बीएससी नर्सिंग की डिग्री क्या है, ये बेसिकली एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। याद रखिए, इट इज अगेन ए प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री नॉर्मल एकेडमिक डिग्री से अलग होती है। आप सिंपल बीएससी करेंगे, एकेडमिक डिग्री है। सिंपल आप जो है वो कोई भी आपने बीए किया, बीएससी किया, वो सब क्या है, वो आपकी जो है वो एकेडमिक डिग्री है। लेकिन जब आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, वो प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें 1 साल का आपका इंटर्नशिप, इसमें जो है वो इंटर्नशिप भी इसके अंदर शामिल है। टोटल 4 ईयर लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। और ये कहा जाता है कि हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग, क्योंकि जब एक डॉक्टर किसी अस्पताल में विजिट करता है तो वो पेशेंट को देखता है, मेडिसिन को सजेस्ट करता है और उसके बाद वहां से अगले पेशेंट को देखकर वो चला जाता है राउंड। उसे बोलते हैं ओपीडी राउंड, बोलते हैं उसे आईपीडी राउंड कहते हैं उसको। खैर, लेकिन उसके बाद उस मेडिसिन को टाइमली डिलीवर करना, पेशेंट के सारे सिम्टम को ऑब्जर्व करना, पेशेंट का आउटकम देखना, डॉक्टर को कॉल करना, डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम होता है नर्सेस का। और ये नर्सिंग का एक बिल्कुल बेसिक काम है। ये नर्सिंग इसके भी बहुत ऊपर होता है। ये मुझे भी बहुत समय बाद मालूम चला। तो मैं इतना बोल जानता हूं कि बगैर नर्सेस के कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर ठीक नहीं हो सकता है। और यहाँ पे बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है, इसका नाम है ब्रीच कैंडी मेडिकल ट्रस्ट। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की नर्सिंग पूरे इंडिया में सबसे फेमस, सबसे बेस्ट है। साउथ के अंदर जितने हॉस्पिटल है उन सब में नर्सिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, तो नर्सिंग अच्छा होने से पेशेंट आधा वैसे ही ठीक हो जाता है, आधा दवाओं से ठीक होता है, और ये सच्ची बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचे ना कि नर्सेस का काम कमतर है, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। कारण ये है कि ये जैसे एक कार है, उस कार में एक इंजन है। मैंने मान लिया कि कार का इंजन है, एक डॉक्टर, एमडी मेडिसिन, डीएम डॉक्टर, उसका इंजन है कार का। लेकिन कार केवल इंजन से नहीं चल सकती है, कार को चलने के लिए पहिए भी चाहिए, बाकी कंपोनेंट चाहिए। तो जो उसका व्हील है, मतलब ऐसा मान लेता हूं मैं कि हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम, उसमें डॉक्टर इंजन के समान है, तो उसके जो व्हील्स है वो है नर्सेस। यदि वो नहीं होंगे तो हेल्थ केयर डिलीवरी नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए, ये तो हमने महत्व की बात कर ली है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको 10+2 होना चाहिए पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ठीक है, आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो 45 से 50% होना चाहिए पीसीबी के अंदर। ठीक है, जो अलग अलग स्टेट में क्राइटेरिया वेरी करता है। नीट यूजी के थ्रू, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट यूजी के थ्रू टॉप के इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स हो गया, पीजीआईएमआर हो गया और जिपमर हो गया, वहां पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिलता है आपको। ठीक है, और इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पर कई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने है कि टोटल कितनी सीट्स हैं इंडिया में नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग की।
हम बिल्कुल बीएससी नर्सिंग की फंडामेंटल बात कर रहे हैं। तो टोटल यदि हम देखें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ 206 हैं। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, नर्सिंग का महत्व कहां खत्म कर रहा है, कौन उस नर्सिंग को को जो है वो सब स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूरे इंडिया में सिर्फ 206 हैं और जिनके पास सब मिला के सीटें हैं 10,000। ये 10,000 बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट होंगे वो हमेशा करियर को लेकर बहुत सिक्योर रहेंगे, अच्छा ग्रो करेंगे वो, ठीक है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है 1557, 1557 कॉलेज जो है वो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है जहां पर बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलती है, ठीक है। और इनसे हर साल 95,000 लोग जो है वो पास आउट होते हैं। तो कुल यदि देखा जाए तो टोटल कॉलेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1763 कॉलेज बीएससी नर्सिंग के हैं, जिनमें 1 लाख के आसपास सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ 206 है, जिनमें केवल 10,000 सीटें हैं। मतलब यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें केवल 10 से 12% है और इसलिए, और अच्छी बात क्या है, इन कॉलेजेस की फीस बहुत कम है और बहुत हाई डिमांड है। कैंपस रिक्रूटमेंट है, यानी इन कॉलेजेस से जो है वो कई बड़े हॉस्पिटल नर्सेस को या बीएससी नर्सिंग किए हुए लोग, देखो बेटा नर्स केवल लेडी नहीं होती, जेंट्स भी नर्स होते हैं, ठीक है, मेल नर्स होते हैं, फीमेल नर्स होते हैं, उन सबको हॉस्पिटल लेकर जाता है, ठीक है ना। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में खूब सारी सीट की अवेलेबिलिटी है, लेकिन बहुत क्वालिटी में वेरिएशन है। कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं यहाँ पे और कुछ ऐसे सिर्फ आपको कागज का टुकड़ा पकड़ा देंगे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, जाओ अपना, ठीक है, कुछ नहीं आता होगा आप, ठीक है, तो वहां से बचिए। अब प्रश्न उठता है कि सर चलिए आपने ये तो बता दिया कितनी सीटें। देखो आज मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, डेटा पर बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 नर्सिंग कॉलेज क्या है। यदि ये मिलते हैं तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने से बेटर है। ये कहने को वो डॉक्टर है पर उनको कोई ना अर्निंग है ना डिमांड है उनकी, ठीक है, ये फैक्ट है। बहुत दिक्कत है, आपको आज समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप आज इंटर कर रहे हैं। 5 साल बाद का सीन देखिए आप, 5 साल बाद का सीन डिफरेंट होगा। तो अभी यदि मैं बोलूं आपसे कि टॉप बीएससी नर्सिंग कॉलेज इंडिया में टॉप 10 कॉलेज क्या है, उनमें कितनी सीट्स है। सबसे नंबर 1 पर है एम्स न्यू दिल्ली, सिर्फ 120 सीटें हैं एम्स न्यू दिल्ली। दूसरा है पीजीआईएमआर चंडीगढ़, 100 सीट्स हैं। सीएमसी बेल्लोर में 110 सीट्स हैं। जिपमर पौंडीचेरी में 100 सीट्स हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में 80 सीट्स हैं। ये टॉप 10 कॉलेज है, मैं क्रम से बता रहा हूं। नंबर 1 पर एम्स न्यू दिल्ली है 120 सीट के साथ में। पीजीआईएमआर चंडीगढ़ नंबर 2 पे 100 सीट्स हैं। नंबर 3 पे सीएमसी बेल्लोर है 110 सीट्स हैं। नंबर 4 पे जिपमर पौंडीचेरी है 100 सीट्स हैं। नंबर 5 पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली है 80 सीट्स हैं। नंबर 6 पे मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है 100 सीट है। नंबर 7 पे निमहांस बेंगलोर है 80 सीट्स है। नंबर 8 पे एसआरएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग है चेन्नई का 80 सीट्स है। नंबर 9 पे अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद में है 80 सीट्स हैं। और नंबर 10 पे है फोर्टिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग 60 सीट्स हैं, ठीक है। तो टॉप 10 नर्सिंग कॉलेज जहां से बच्चे बीएससी नर्सिंग करने के साथ ही रिक्रूट हो जाते हैं और जो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, कई सारे बच्चे फॉरेन चले जाते हैं यहां से, ठीक है, और वहां जाके 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए साल भी कमाते हैं। अब आपको बताऊंगा आगे में, डेटा चौंका देने वाला है, बिलीव मी, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है इनमें प्रीमियम एजुकेशन है, एडवांस लेवल की नर्सिंग ट्रेनिंग है यहाँ पे और हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, ठीक है। करियर स्कोप क्या है, यदि हम बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो हमारे पास क्या करियर स्कोप है। तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो एम्स के अंदर हर बहुत बड़ी संख्या में नर्सेस की आवश्यकता है और अब एम्स अकेला दिल्ली में नहीं, कई जगह पे, और वो हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट एक्सपर्ट नर्सेस को ही वो रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा रेलवेज के अपने हॉस्पिटल सेटअप हैं, वहां पे नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। ईएसआईसी जो इंश्योरेंस सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स है ईएसआईसी के, वहां पर बड़ी पैमाने पर नर्सेस को रिक्रूट किया जाता है। इसके अलावा स्टेट हॉस्पिटल हो गए, जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, मिलिट्री नर्सिंग के सेंटर हो गए, हेल्थ मिशंस हो गए, इन सब में नर्सेस की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मेरिट बेसिस पर जो है वो वैकेंसी निकलती है और आपको बढ़िया सैलरी के साथ रिक्रूट किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर स्टेट पीएससी और एसएससी के थ्रू भी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का नाम क्या है, नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट होते हैं, पीएससी के थ्रू भी होते हैं और एसएससी के थ्रू भी होते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात की मैंने।
यदि प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, एस्टर, मेदांता, इन सब में जो है स्पेशलाइज और हाईली ट्रेंड नर्सेस की आवश्यकता होती है जो अच्छे पेमेंट के साथ रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी यह है कि आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो आईसीयू, इमरजेंसी, नियोनेटल केयर में। सबसे हाईएस्ट पेइंग नर्सेज होती है आईसीयू के अंदर, इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर और नियोनेटल केयर में। ऑपरेशन थिएटर का यदि आपने कोई कोर्स नर्सिंग के बाद कर रखा है तो आपका एम्प्लॉयमेंट चांस और बढ़ जाता है। पीडियाट्रिक में यदि आप एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट पीडियाट्रिक में नर्सिंग के एक्सपर्ट है तो आपका स्कोप बढ़ जाता है। डायलिसिस के बारे में आपने कोई फेलोशिप छोटा कोर्स कर रखा है नर्सिंग के बाद में तो आपको अच्छे से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, ठीक है। ओंकोलॉजी और पैलेटिव केयर में यदि आपने कुछ कर रखा है तो आपका स्कोप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बीएससी नर्सिंग के बाद एक छोटा फेलोशिप कोई लेना पड़ेगा जिससे कि आपका एम्प्लॉयमेंट का चांस बढ़ जाए कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर WHO, यूनिसेफ, NRHM, रेड क्रॉस, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में भी नर्सेस की आवश्यकता होती है। फिर एकेडमिक फील्ड की बात करें कि भी पढ़ाने का शौक है हमको तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब के लिए भी आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, ठीक है। तो ये तो बात होगी क्या करियर ऑप्शन है उसकी, ठीक है। और अब आती बात काम की, पते की बात है कि कितना सैलरी मिलता है। देखिए, यदि आप जो है वो एक फ्रेशर है और आपको रिक्रूट किया गया है नर्सिंग के बाद में तो पीएससी के लेवल पे ने गवर्नमेंट सेक्टर में और एम्स के लेवल पे जो एनुअल पैकेज होता है वो 6 लाख के आसपास का होता है, ठीक है। मतलब 45,000 से लेके 50,000 रुपए महीने नर्सेस की सैलरी है एम्स के अंदर और जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं आप, ठीक है, देखो मैंने कहा ना गवर्नमेंट, अब इसमें भी कंडीशन है, गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट है आप, गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट है आप, बीएससी नर्सिंग का डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज से लिया है, टॉप इंस्टीट्यूशन से लिया है तो 50,000 से 60,000 रुपए महीना सैलरी है। पैकेज 6 लाख से 7 लाख के बीच वेरी करता है आपका शुरू में, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज से पास आउट है आप तो 15 से 20,000 रुपए महीने की नौकरी मिलती है आपको, तो 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए का पैकेज मिलता है आपको यदि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से पास आउट है आप, ठीक है। यदि आपको 5 साल का अनुभव हो जाता है, जब आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद कहीं काम करते करते 5 साल का आपको अनुभव हो जाता है तो नर्सेस की सैलरी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है। मतलब आपको 9 लाख से लेकर 12 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। और यदि आप एकेडमिक पढ़ाने में जाते हैं आप तो नर्सिंग ट्यूटर की सैलरी जो है वो 60,000 रुपीज पर मंथ के आसपास है। मतलब आपको 6 से लेकर 7 लाख का पैकेज यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये बातें मैंने बताई हैं आपको किसके बारे में, ये बताइए मैंने आपको इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको ये बताया, ठीक है। लेकिन यदि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, मान लो आपने एम्स से, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बड़ी मजेदार बातें आने वाली है। एम्स से आपने बीएससी नर्सिंग किया है, पीजीआईएमआर से बीएससी नर्सिंग किया है, टॉप के 10 इंस्टीट्यूट में से कहीं से भी आपने बीएससी नर्सिंग किया है और उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं यूएसए जाने के लिए, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएई, आयरलैंड और न्यूजीलैंड, यहां पर बड़ी डिमांड है इंडियन नर्सेस की, ठीक है। और लेकिन इसके लिए आपको कुछ एग्जाम निकालने पड़ेंगे। यदि आपको यूएसए और कनाडा जाना है तो NCLEX का एग्जाम निकालना पड़ेगा। यूके जाना है तो CBT और OSCE एग्जाम निकालना पड़ेगा। और यदि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो AHPRA या ब्रिजिंग एग्जाम बोलते हैं वो निकालना पड़ेगा आपको। यदि जर्मनी जाना है तो आपको जो है वो जर्मन लैंग्वेज में मैं आपको नंबर स्कोर करना पड़ेगा और साथ में आपको जो है वहाँ के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन इन सभी जगह जाने के लिए के पहले आपको एक प्री रिक्विजिट कंडीशन और भी है। इन एग्जाम को तो निकालना ही है, साथ में आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम भी पास करना होगा जो IELTS होता है। IELTS या OET जो इंग्लिश में सेफ स्कोर आपको लाना होता है, बस उसके बाद आप एलिजिबल आते हैं कि आप कम्युनिकेट कर पाएंगे वहाँ के पेशेंट से। सिंपल सी बात है, अमेरिका जा रहे हैं यदि नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए तो वहाँ पे तो आदमी अंग्रेजी बोलेगा ना, तुम्हारा तेलुगु या बिहारी या बंगाली नहीं बोलेगा ना बेटा, तो वो एग्जाम इसलिए जरूरी होते हैं, ठीक है। अब कितना कमाई होती है यदि आप फॉरेन चले जाते हैं, यदि आप अमेरिका में जाकर आप जो है नर्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एनुअल इनकम आपकी है 60 लाख से लेकर 80 लाख रुपए। यदि कनाडा में जाते हैं तो 50 लाख से लेकर 65 लाख रुपए एनुअल इनकम है। यूके में जाते हैं तो 40 लाख से 50 लाख एनुअल इनकम है। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो 50 से लेकर 60 लाख रुपए एनुअल इनकम है। जर्मनी में जाते हैं तो 25 से लेकर 35 लाख एनुअल इनकम है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इन सभी देशों में बहुत हाई डिमांड है इंडियन नर्सेस की, और यहाँ पूरी दुनिया से वहाँ आते हैं। इंडिया के भी टॉप इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सप्लाई भी हमारी ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ इन देशों की पॉपुलेशन एजिंग कर रही है, और यहाँ पर जो है नर्सिंग की एजुकेशन बहुत महंगी है, इसलिए अमेरिका में पढ़कर कोई नर्स बन जाए और वहाँ पे काम करे, ये बहुत कम स्कोप होता है, इसलिए बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। फिर आपके दिमाग में दूसरी बात आती है, क्या वहाँ यूएसए में काम करेंगे तो परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। आप काम करेंगे तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी, लॉन्ग टर्म वीजा सब मिलेगा आपको, ठीक है। अब किसी को दिमाग में आता है सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद मुझे और पढ़ाई करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बीएससी नर्सिंग करने के बाद और पढ़ाई करनी है तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिसमें कई सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, ठीक है। जैसे हम एमडी करते हैं अलग अलग ब्रांच में, वैसे एमएससी नर्सिंग अलग अलग ब्रांच में कर सकते हैं। पीएचडी कर सकते हैं नर्सिंग में आप सबसे अच्छा है नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम। क्रिटिकल केयर में, मिडवाइफरी में नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम कर सकते हैं आप। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सीखकर आप वहां पर जो है वो एमबीए कर लें, एमपीएच मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ कर लें आप, एमपीएच कर लें, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर लें आप, तो उससे हॉस्पिटल में आप एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पे आ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या स्कोप है नर्सिंग का? यदि मैं आज नर्सिंग को चुनता हूं या चुनती हूं तो अगले 5 साल में क्या स्कोप है? तो नंबर 1 बहुत बड़ी बात है जो रिसर्च में सामने आया है कि WHO ने प्रिडिक्ट किया है। WHO ने 2024 के एंड में या 25 के शुरुआत में उन्होंने कहा है कि आने वाले अगले 5 साल में 1 मिलियन नर्सेस की आवश्यकता होगी अकेले इंडिया में। अकेले इंडिया में 1 मिलियन नर्सेस की आवश्यकता होगी, जो ट्रेंड होना चाहिए। पूरी दुनिया में ये शॉर्टेज 6 मिलियन की होगी। 60 लाख नर्सेस चाहिए पूरी दुनिया में, और इतनी सप्लाई नहीं है। और वो सब हाई क्वालिटी की बात चल रही है, अच्छे कर। ये प्राइवेट कॉलेज वाले जो बना बना के डिग्री बांट रहे हैं ना, इससे कुछ आएगा नहीं, तो आप इंटरव्यू में ही फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को बड़े पैमाने पर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में तकरीबन 10 लाख जॉब निकलने वाले हैं इंडिया के अंदर अगले 5 सालों में, और 60 लाख जॉब निकलने वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। फिर एक नई डिग्री जो इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाली है, मैं कह रहा हूं 2026 में, जब आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे होंगे तब 26 या 27 में एक रूल आएगा जिसमें कि नर्स प्रैक्टिशनर को जो है वो परमिट किया जाएगा कि वो दवाएं लिख सकता है। जैसे अमेरिका में तो नर्स प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनको अथॉरिटी प्रोवाइड किएगी, वो बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और एलोपैथिक मेडिसिन को अधिकार के साथ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अप टू ए बेंचमार्क। एक सर्कल होता है कि कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते हैं। ये फैसिलिटी BAMS को कुछ जगह मिली है, कुछ जगह नहीं मिली है, लेकिन बाकी पैथी में तो वो होगा ना कि भाई आप आयुर्वेदिक छोड़ के क्यों एलोपैथिक लिख रहे हो, होम्योपैथी छोड़ के क्यों लिख रहे हो, लेकिन नर्स तो चूंकि वो एलोपैथिक की ही है, तो वो उसके लिए तो ये स्कोप खुल जाता है नर्स प्रैक्टिशनर का। और अमेरिका में नर्स प्रैक्टिशनर की जो वैल्यू है हमारे यहाँ के जनरल फिजिशियन के बराबर की है, मतलब उसको जनरल फिजिशियन के समान ही वो ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर ओंकोलॉजी, कैंसर, पैलेटिव केयर, जो बहुत ओल्ड एज के लोग हैं, की बीमारी है और उनको अंतिम समय में केयर चाहिए, उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। क्रिटिकल केयर, पैलेटिव केयर और ओंकोलॉजी में जो स्पेशलाइज लोग होंगे उनको बहुत हाई डिमांड उनकी रहने वाली है। फिर ग्लोबल माइग्रेशन होगा, इंडिया से बड़े पैमाने पर स्किल्ड नर्सेस को पूरी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा, और इसका मतलब इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज है, यूके ने, जर्मनी ने, जापान ने भारत के साथ में बाइलेटरल एग्रीमेंट कर रखे हैं, कई यूनिवर्सिटी के साथ में उन्होंने टाई अप कर रखा है, ठीक है। फिर होम केयर, आजकल एक दूसरी हेल्थ केयर सर्विस चली है कि घरों में आईसीयू सेटअप लगा देते हैं, वहां पे नर्सेस डॉक्टर की सलाह पे पूरा ध्यान रखती है, वो नर्स प्रैक्टिशनर ही होती है, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी और उसमें एक बड़ा अच्छा पैकेज मिलेगा लोगों को, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आपको गाइड कर सकती है, तो दैट मे बी पॉसिबल कि कुछ हद तक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन का काम एआई करने लगे अगले 5 साल में। कुछ हद तक जनरल फिजिशियन जैसी चीज खत्म होने लगेगी, क्योंकि जनरल फिजिशियन जो है वो खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उसका काम एआई संभालने लगेगा। लेकिन पेशेंट को उसको जो है वो का केयर करना, पेशेंट को उठाना बिठाना, उसको दवा देना टाइम पे, ये एआई नहीं कर सकता, ये इंसान को ही करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि आने वाले समय में नर्स प्रैक्टिशनर के ऊपर एआई का इम्पैक्ट कम पड़ेगा, एक जनरल फिजिशियन के ऊपर थोड़ा अधिक पड़ेगा, स्पेशलाइज के ऊपर थोड़ा और कम होगा, ठीक है, मतलब कम रहेगा। लेकिन मेडिकल फील्ड में एआई जब घुस जाएगा तो मेडिकल फील्ड में वो इंटेलेक्चुअल सलाह देना पसंद करेगा। जैसे अभी क्या हुआ कि केस हुआ था कहीं पे
10 डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे बीमारी, लेकिन उस सिम्टम को जब एआई में डाला गया तो उसने बीमारी खोज की थी कि ये रेयर बीमारी है। जब उसका इलाज शुरू किया डॉक्टरों ने तो वो पेशेंट ठीक हो गया। मतलब एआई डॉक्टर्स की हेल्प करेगा। नर्सिंग में क्या है, नर्सिंग में जब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करेगी तो नर्सेस का काम और इफेक्टिवली बेहतर हो जाएगा। लेकिन नर्सिंग तो ह्यूमन टच की बात है, तो यहां पर जो है वो उतना इम्पैक्ट करियर में नहीं पड़ेगा। फिर बहुत सारी होम हेल्थ एजेंसीज, वेलनेस स्टार्टअप और एल्डरली केयर सेंटर्स खुल रहे हैं, तो नर्सिंग के बाद में आपको इंटरप्रेन्योरशिप का भी ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है। ठीक है, अगले 5 साल में जो है वो, यदि हम बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट को इन 5 इयर्स एक कमिटेड बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट कैन बिकम, क्या बन सकते हो आप। ठीक है, बीएससी नर्सिंग पास करने के बाद अगले 5 साल में करियर कहां पहुंच सकता है, तो सीनियर आईसीयू नर्स बन सकते हैं, क्लिनिकल एजुकेटर बन सकता है व्यक्ति, नर्स प्रैक्टिशनर बहुत डेकोरेटेड पोस्ट है फॉरेन में, ठीक है, वो बन सकता है, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर बन सकता है व्यक्ति। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए आपने इतनी सारी बातें बीएससी नर्सिंग के बारे में की, क्या आप इसको बीएचएमएस और वीवाईएनएस से कंपेयर करोगे? बीएचएमएस वाले बहुत गुस्सा हो जाएंगे मुझसे और मेरे घर आएंगे लड़ने के लिए कि सर आप हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। वीवाईएनएस वाले भी जो है वो ऐसे गाली बकेंगे। ठीक है, पर सच्चाई बता रहा हूं, मैं डेटा बोल रहा हूं बेटा, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ड्यूरेशन, बीएससी नर्सिंग में 4 साल, बीएचएमएस में 5.5 साल, वीवाईएनएस में 5.5 साल। जॉब सिक्योरिटी, ध्यान सुनिएगा, हम टाइटल पे कंपेयर करें। जॉब सिक्योरिटी बीएससी नर्सिंग में हाई, बीएचएमएस में मॉडरेट और लो, और बीवाईएनएस में वेरी लिमिटेड। डेटा कहता है गवर्नमेंट जॉब बीएससी नर्सिंग में अबंडेंट, बड़ी संख्या में, बीएचएमएस में फ्यू और वीवाईएनएस में वेरी फ्यू। डेटा कहता है, मेरे सामने डेटा है पूरा, ठीक डेटा। फिर एब्रॉड स्कोप, बाहर के देशों में स्कोप, बीएससी नर्सिंग में एक्सीलेंट, बीएचएमएस में वेरी वेरी लिमिटेड, वीवाईएनएस में ऑलमोस्ट नन। ठीक है, सैलरी देखी जाए, रेंज सैलरी की, बीएससी नर्सिंग में 3 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए सालाना, 3 लाख रुपीज मिनिमम, 8 लाख रुपीज मैक्सिमम एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति की सैलरी है। ठीक है, और बीएचएमएस में 2.5 से लेकर 4 लाख, 2.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए पर एनम। ठीक है, और वीवाईएनएस में 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए पर एनम। इंटरप्रेन्योरशिप के चांसेस कि आप कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं, तो इंटरप्रेन्योरशिप के चांसेस बीएससी नर्सिंग में कम है, लो है। मतलब बीएससी नर्सिंग के बाद आप सोचे कोई स्टार्टअप शुरू कर दे तो थोड़ी संभावनाएं कम है, बीएचएमएस के बाद संभावनाएं अधिक है। होम्योपैथी वाले के पास अधिक संभावनाएं है, वीवाईएमएस के पास मॉडरेट संभावना, वो वेलनेस केयर सेंटर खोल सकते हैं। तो मतलब यदि मैं इंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो यहां पर बीएससी नर्सिंग पिछड़ जाता है बीएचएमएस और वीवाईएनएस से। रिकॉग्निशन की बात करें, समाज में रिकॉग्निशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग का हाई रिकॉग्निशन है, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज का बहुत हाई रिकॉग्निशन है। ठीक है, एब्रॉड में और ज्यादा रिकॉग्निशन है। बीएचएमएस का मिक्स्ड व्यू है, कुछ लोग डॉक्टर मानते हैं इनको, कुछ लोग नहीं मानते हैं इनको। ठीक है, बीवाईएनएस का बहुत छोटा सा निके क्राउड है, बहुत छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा ग्रुप ही इसको मानता है, अदरवाइज कोई इसको मानता नहीं है। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में रैपिड ग्रोथ है, डब्ल्यूएचओ ने इसको प्रिडिक्ट किया हुआ है। बीएचएमएस में बहुत स्लो ग्रोथ है, बहुत स्लो, अगले 5 साल में कोई बड़ा चेंज दिखाई नहीं पड़ता है इसमें। और बीवाईएनएस बीएचएमएस की तुलना में बेहतर है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन 5 इयर्स, अपकमिंग 5 ईयर। अगले 5 सालों में वीवाईएनएस वेलनेस केयर सेंटर खुलने के कारण लोग अपनी हेल्थ की बजाय वेलनेस पर अधिक ध्यान देंगे। हेल्थ से ऊपर की चीज वेलनेस, तो वेलनेस केयर सेंटर और स्पा बड़े पैमाने पर खुलेंगे, जहां पर रिजॉर्ट्स खुलेंगे, जहां पर वीवाईएनएस को रिक्रूट किया जाएगा। तो वीवाईएनएस की फ्यूचर ग्रोथ बीएचएमएस की तुलना में बेहतर है, सबसे कम बीएचएमएस की है, और रैपिड फ्यूचर ग्रोथ है बीएससी नर्सिंग में। अब कंक्लूजन क्या है इसका, फाइनल वर्ड्स, बीएससी नर्सिंग इज नॉट ए कंप्रोमाइज। बीएससी नर्सिंग टॉप के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, तुम किसी गली कूचे के प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लोगे ना तो करियर खराब करोगे, बिल्कुल मत लेना, चाहे कोई कुछ बोले आप सबके। टॉप के सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने की बात चल रही है यहाँ पे। तो बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट कॉलेज इज नॉट ए कंप्रोमाइज, ये कोई कंप्रोमाइज समझौता नहीं, इट्स ए मिशन, ए चांस टू सर्व, लीड एंड ग्रो इन द वर्ल्ड ऑफ मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। ये बाकायदा समझ लीजिए डॉक्टर के साथ में लगे हुए, डॉक्टर के ये एसोसिएट्स, इसलिए इनको नर्स प्रैक्टिशनर भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें
मेडिकल की डिग्री एमबीबीएस एमडी अकेले काम नहीं कर सकता है, दे नीड सपोर्टिंग सिस्टम, और वो पूरा सपोर्टिंग सिस्टम बीएससी नर्सिंग से ही बना हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग का सोच रहे हैं, बिंदास आगे बढ़ो, कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि बिंदास आगे बढ़िए, अच्छे से अपना कोर्स कीजिए, एब्रॉड का स्कोप दिमाग में रखिए, 5 साल बाहर नर्स करके जाएंगे, हो सकता है आप दुबई गए, आप 2-3 करोड़ रुपए कमाया, वहां जाके अपने 5-6 साल की प्रैक्टिस में लौट के इंडिया आ गए, यहां पे छोटा सा एक अस्पताल सेट कर लिया और डॉक्टर को अपने अंडर रिक्रूट कर लिया, डॉक्टर रहेंगे। सोचिए ना आप, एक व्यक्ति जिसने एम से बीएससी नर्सिंग गया, वो अमेरिका गया, 5 साल अमेरिका में उसने अपने लगाए और उसने मान लो 2-3-4 करोड़ रुपए कमाया, वो अपने विलेज लौटता है, छोटा अस्पताल बनाता है और उस अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है और डॉक्टर्स को काम पे लगा लेता है, तो हो गया एंटरप्रेन्योर। और क्या चाहिए आपको? तो अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मेरे को भी बहुत सारी जानकारी मिली से। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा आपसे और किस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।